प्रिय छात्रों, कल हम और आपने पढ़ा था वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। आज उनके द्वारा कक्षा 12 में हिंदी में जो पाठ दिया है राष्ट्र का स्वरूप, तो राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसके कितने तत्व हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। और बीच बीच में यदि कोई कठिन शब्द आता है तो उसकी मायने भी आपको समझाते चलेंगे। कृपया ध्यान से सुने। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप में 3 अंग बताए हैं। सबसे पहले भूमि और वहाँ पर रहने वाले जन और वहाँ की संस्कृति। भूमि, जन और संस्कृति तीनों का समग्र रूप मिलकर के राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब ध्यान से सुने। भूमि, भूमि पर बसने वाले लोग या जन, जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप, मतलब स्पष्ट दिखने वाला स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो जाएगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है, उसका कोई आधार नहीं होता है। निर्मूल माने बगैर जड़ के, जड़ नहीं है उसके अंदर, मतलब गहराई नहीं है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, जितने अर्थात जितने हम राष्ट्रवादी होंगे, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जो दिखाई देने वाला है कि आद्योपांत, मतलब आदि माने शुरू से और अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक हमारा धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी की सांगोपांग, मतलब शुरुआत से जो भी हो, हर अंगों को लेकर के अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद आवश्यक माना गया है, कर्तव्य माना गया है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जैसे पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ हैं, बादल, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। हमारे अध्ययन की परिधि माने घेरा के अंतर्गत आने वाले उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता, तृण माने घास, लता माने बेलें, और वनस्पतियों का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, मतलब खजाना जो भरा है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, अर्थात हर कोई जानना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से प्रत्येक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में, मतलब अंदर पृथ्वी के गहराई में पोषण मिलता है, उनको जीवन मिलता है बढ़ने के लिए। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार के, अर्थात जिनकी गणना नहीं है, मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया है, पृथ्वी की देह को सजाया गया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय, मतलब जो हमारी धन की समृद्धि है, के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से, जो कारीगर हैं, मूर्तिकार हैं, से समारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे एक पत्थर को कोई मूर्तिकार संभाल देता है तो एक शानदार मूर्ति देवी देवताओं की बन जाती है। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों में प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलचिलाते रहते हैं, जिनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। जिस रत्नों को काट करके उनके सौंदर्य के आभूषण बनते हैं, अंगूठियाँ में लग जाते हैं, तो देश के नर नारियों के रूप मंडन, अर्थात उनको सजाने में, सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी
सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो बीच में जो गैप है, जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर अर्थात पानी में रहने वाले जीव रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नाविकों के हृदयों में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए हैं के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक बगैर थके हुए परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए, रोज़ नियम से करना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, अर्थात जितने भी मनुष्य हैं और उनके हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, अर्थात खाली न रहे, सबके हाथ में काम हो। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। अभी हमने भूमि के विषय में जाना, अब आगे जन के विषय में जानेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग कहे गए हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। जैसे कि व्यक्ति हैं और जिस घर में घर तो हो मगर परिवार में रहने वाले लोग ना हो तो उस घर का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी हो, पृथ्वी में रहने वाले जन ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। ठीक इसी प्रकार जन का मूल्य है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन दो कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी के पुत्र हैं। कहा भी गया है संस्कृत में, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्यः, अर्थात भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भावना है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के प्रति इस प्रकार प्रकट होता है, नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। कहा भी गया है कि अगर हम उसको माँ मानेंगे तो वह हमें पुत्र रूप में हर प्रकार से अपने वरदानों से हमें भर देगी। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन बताया है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है, बगैर कारण के उस धर्म का निर्वाह करना पड़ता है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम और पुत्र के अधापतन को सूचित करता है। अगर स्वार्थ के लिए माता से प्रेम कर रहे हो तो उस पुत्र का पतन ही होता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसके अंदर कोई भेदभावना नहीं होती। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, यहाँ के लोग बराबर हैं। उनमें ऊंच नीच, जाति पात या नीच का भाव नहीं होना चाहिए। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर हो, जनपद हो, पूर्व हो और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से
भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द मतलब आपस में प्रेम भावना से रहना भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। जैसे बताया गया है, हमारे एक शायर हुए हैं डॉक्टर इकबाल, उन्होंने कहा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हमें आपस में मजहबों के आधार पर बैर नहीं रखना है, प्रेम भावना के साथ इस पृथ्वी पर निवास करना है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी व्यक्ति अगर पिछड़ जाएगा तो राष्ट्र भी हमारा पिछड़ जाएगा। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए और राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार हो और दुर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति का कोई अंग, एक पैर भारी हो जाए और एक कमज़ोर रहे तो वो दौड़ नहीं सकता, इसी प्रकार ये हमारे राष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति पिछड़ जाता है तो राष्ट्र का विकास नहीं माना जाएगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद प्राप्त किया, अर्थात अपने आप को जोड़ा है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ किरणें नित्य प्रातःकाल भुवन माने पृथ्वी को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही मतलब लगातार प्रवाह करना जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब तीसरी कड़ी आती है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की शाश्वत प्रश्वास है, श्वास और प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, एक बंधन मात्र है। संस्कृति की जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, अर्थात समाप्त हो जाना चाहिए। जीवन के विटप मतलब वृक्ष का पुष्प संस्कृति है, उसका फूल उसकी संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही उसकी सुगंध में, सौरभ माने सुगंध, राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। उसका जो ख्याति है उसी में छिपी हुई है। ज्ञान कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन या लोग ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा अर्थात जो किया, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक माने अलग अलग संस्कृतियां हैं, राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता अर्थात मिलजुल के एक साथ रहना और समन्वय, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना पर निर्भर करता है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं और विकास करते हैं, उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी, कोई किसी का विरोध नहीं करते, स्थिति प्राप्त करते हैं और विकास करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर बहुत सारी नदियां निकलती हैं, मगर अंत में सब समुद्र में मिलकर एक रूप को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं, मिल जाती हैं।
समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य हो, कला हो, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, खेलने के साधन, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक रूप से आनंद की दृष्टि में उसमें एक सूत्रता है। सब आपस में मिले जुले हैं और सब खुशी के साथ रहते हैं। जो व्यक्ति सहृदय हैं, अर्थात जिनके हृदय में संवेदनाएं हैं, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हैं और उससे आनंदित होते हैं, उसकी अच्छाइयों को अंदर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों ने से बने हुए राष्ट्र के लिए ये स्वास्थ्यकर है, लाभकारी है। गाँवों हों और जंगलों में स्वच्छंद, मतलब आज़ादी से विचरण करने वाले, जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र का संवर्धन अर्थात उसका विकास का स्वाभाविक प्रकार है। जहाँ अतीत जो समय बीत चुका है वर्तमान के लिए भरपूर नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम ऐसे राष्ट्र का स्वागत करते हैं। ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। अब कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उनको आप हल करना, बाद में देखेंगे। जैसे भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, इसमें 5 लाइनें आप लिखें। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, इसमें अपने विचार व्यक्त करें। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। आगे और प्रश्न हैं। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, ये आप पहले लिख चुके हैं। अब इसमें लिखना, राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में जन के महत्व पर प्रकाश डालिए। राष्ट्र को निर्मित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्नों को आप लोग लिखेंगे और हल करेंगे। धन्यवाद।